स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन एंड आई होप हमारा ऑडियो एकदम बेहतरीन तरीके से प्रॉपर है। सर आखिर आप आ ही गए। अरे तुम बेचारे कब से बोल रहे थे May 24 का सजेस्टेड करवाओ सर, है ना। May 24 का जो एग्जाम पेपर है करवाओ सर, आप करवाओ ना सर, आप दो ना। तो बस वही लेकर आ गया हूँ। तो अब कैसा होता है, एक तो होता है कि मैं आपको पूरा पेपर बता दूं, बैठ के सॉल्व करूं 3 घंटा, बट द एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग इट इज ट्राइंग टू सी द न्यू क्वेश्चंस, क्योंकि जो सेम टू सेम क्वेश्चन है वो आप ऑलरेडी क्लास में कर चुके हो। अपन एलडीआर क्वेश्चन में मार्क करता है, आप उसको लिख के प्रैक्टिस करोगे तो वो ऑलरेडी वहां कवर हो चुके हैं। तो इसमें जो नए क्वेश्चन अपन उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये सब करने के पहले जो भी मैं लिखाऊंगा, जो भी मैं मार्क कराऊंगा, सब मेरे टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी मैं सोल्यूशन करवाऊंगा अच्छी तरीके से वो वहाँ डाल दूंगा मैं। तो टाइम सेव करना है तो वहाँ जाना, डाउनलोड कर लेना आराम से, और ज्वाइन भी कर लेना चैनल को, क्योंकि काफ़ी सारी यूजफुल चीज़ें वहाँ आएगी। उसके अलावा सब्सक्राइब किए बिना, अरे रे 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 रे, सब्सक्राइब किए बिना ये सब देखना ही होता है। पहले सब्सक्राइब करना फिर ही देखना, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम इसकी पेपर की। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो देयर वाज ओनली वन क्वेश्चन विच वाज न्यू। बाकी सारे नॉर्मल क्वेश्चंस था, आपके क्वेश्चन में मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे, नंबर्स चेंज करके पूछ लिया, है ना। तो सब कुछ नॉर्मल था सजेस्टेड आंसर में। तो ऑनेस्टली बोलूं, May 24 का अगर मैं आपको कहूं कि सजेस्टेड में आपको कुछ प्रैक्टिस करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इट इंक्लूड्स पेरेंट प्लस सब्सिडरी प्लस एसोसिएट, ठीक है। इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना चाहिए, ऐसा थोड़ा सा नया क्वेश्चन आया, लेंदी क्वेश्चन आया तो कैसे करना है, वो सबकी बात करूंगा। बस इस क्वेश्चन को जब मैं डिस्कस करूंगा तो मैं इसको मेरे फॉर्मेट में ले आया हूं, मतलब मेरी जो क्वेश्चन बैंक का फॉर्मेट होता है, तो इसको मैंने अपने इंडेक्स 110 का पार्ट बना दिया है, और ये वहां का क्वेश्चन नंबर 12 बन गया। तो जो मेरी लेटेस्ट किताब है, एकदम लेटेस्ट किताब है, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक जो एमटीपी आरटीपी का सेक्शन है, वहाँ क्वेश्चन नंबर 11 तक एंड होता था। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू होगा। तो आपके पास मेरी किताब हो ना हो, क्या फर्क पड़ता है। सर ये हमको कहाँ से मिलेगा, अगर हमारे पास नहीं है तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इसका जो प्रॉपर वर्जन है बिना किसी मार्किंग का वो भी डालूंगा, इस क्वेश्चन पे जो मार्किंग करूंगा वो भी डालूंगा, और इसका सोल्यूशन भी डालूंगा। तो मेन जो डिस्कशन है इस पूरे वीडियो में हम इसी के ऊपर रखने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो ये सजेस्टेड में अगर कुछ ढंग का करना है तो इसी के ऊपर आपको फोकस करना है। क्या आपको बात समझ आती है? बस अगर ये समझ आता है तो बिना आपका जरा भी टाइम वेस्ट किए हम शुरू करेंगे इसके डिस्कशन के साथ। ध्यान रखना, पूरे पेपर में बाकी सारे क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप एक बार देखो, बट देयर इज नथिंग न्यू इन दैट, ठीक है। तो मैं चाहता हूं बता दूं आपको स्टार्टिंग में एक बार कि पहले जितने भी क्वेश्चन है रिमेनिंग वाले आप देखो, अच्छा रहेगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी वो पेपर्स में। बट जो नया क्वेश्चन है उसको अपन डिटेल में, विस्तार में, समय से, अच्छे से समय लेकर डिस्कस करेंगे। तैयार हो गाइस? चलो तो फिर शुरू करते हैं, देर किस बात की, आ जाओ। तो बेसिकली इट इज नॉट ओनली अ क्वेश्चन ऑफ 110, इट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ 110 प्लस इंडेक्स 28। आप उसके बिना नहीं कर पाओगे, 28 भी आपको आना चाहिए भाई, ध्यान रखना प्लीज। ओके, चलो चालू करें। यस, एलडीआर क्वेश्चन है, ये आपके May 24 के एग्जाम में आया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन पता है कैसा है, ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया ना तो इट वाज समथिंग न्यू, क्योंकि अब तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता था ICAI के मॉड्यूल में फाइनल में, जहां पेरेंट हो, साथ में सब्सिडियरी हो, साथ में एसोसिएट हो। बट यस, ऐसा नहीं था कि इट वाज क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट्स एकदम कुछ नए पूछ लिए, दे वर विद इन द सिलेबस। बट यस, जब पहली बार ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, नया सा आता है, तो घबराता है थोड़ा सा बच्चा। और ये कंपलसरी क्वेश्चन में आया था। क्या बात कर रहे हो सर, कंपलसरी में? तो उसको टैकल कैसे करेंगे एग्जाम के अंदर? देखो, जब सीए का पेपर दे रहे हो, इक्का दुक्का तो ऐसे क्वेश्चन निकलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका क्या होता है, इसको एग्जाम में लेटर स्टेज पे चालू करने का। मतलब जब आपको देख के समझ रहा है कि भाई ये लेंदी क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन बहुत है, मैनेजेबल है, इजी है क्वेश्चन, लेकिन टाइम बहुत खाएगा तुम्हारा, क्योंकि एक तो सब्सिडरी, साथ में एसोसिएट, तो टाइम जाता जाता है ना भाई, है ना। तो अपन कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन शुरू करने के पहले एक और चीज बताना चाहूंगा, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी है। अब इन्होंने क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग में दिक्कत कर दी थी एक, ठीक है, डिविडेंड को लेकर, उसका जो लैंग्वेज वो प्रॉपर नहीं था। तो इन्होंने उस चीज के 3 सोल्यूशन बना के दिए हैं, ठीक है, 3 सोल्यूशन। वो बोलते हैं हमने, क्योंकि ड्राफ्टिंग में दिक्कत है, मतलब इसमें क्लैरिटी नहीं है, तो देयर आर 3 पॉसिबल सिनेरियोस, ठीक है। इन्होंने 3 बार पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया, मतलब किसी बच्चे ने तीनों में से कोई भी असम्पशन लेकर सॉल्व किया रहेगा तो उसका वो राइट मान के 3 बार सॉल्व किया है। सर हम कौन सा करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, और मैं बता दूं, मैं आपको तीनों सोल्यूशन सिखाऊंगा, ठीक है। क्यों भाई, ये तो अभी लैंग्वेज में दिक्कत थी,
कल को लैंग्वेज ठीक करके पूछ लिया है ना, तब जब लैंग्वेज ठीक करेगा तो क्लियरली बताएगा कि कौन सा वाले पार्ट का पूछा है, ए का पूछा है या एज पर बी पूछा है या एज पर सी पूछा है। तो फंस ना जाए इन लोग, अपने को फंसना नहीं है भाई, अपने हर तरीके से प्रिपेयर होकर चलेंगे बराबर। तो मैं आपको तीनों सोल्यूशन करवाऊंगा और ऐसा नहीं है कि तीनों सोल्यूशन एकदम ही अलग है। मान लो 15% 20% थोड़ा चेंज होएगा, बाकी पूरा सोल्यूशन सेम है। और मैं इतना कंसाइज करके आपको शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा ना, आपको ए में, बी में, सी में क्या क्या फर्क है सब समझेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। बस अब इसके लिए अपने को 110 आना चाहिए और 28 आना चाहिए। 110 में पेरेंट सब्सिडी का कंसोलिडेशन, 28 में पेरेंट और एसोसिएट का सीएफएस, ये आना चाहिए अपने को बराबर। अगर बेसिक आइडिया है तो काम चल जाएगा, ठीक है। अगर चैप्टर छोड़ रखा है मालूम पड़ा ये मत देखना भाई, समझेगा नहीं फिर, ठीक है। चलो अपन हर चीज को अपने स्टेप्स में करेंगे, इसको भी अपन अपने स्टेप के फॉर्मेट में करेंगे। अब देखो चालू करने के पहले इतना मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, मतलब कुछ तो है इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, और ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में डील कैसे करने का उस पर वापस लास्ट में चर्चा करूंगा, टेंशन मत लेना। अब फिलहाल हम सारे चीजों को छोड़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर फोकस करते हैं, ठीक है। आ जाओ आ जाओ बॉस, करा दूंगा, टेंशन लेने का नहीं भाई, है ना, टेंशन लेना मत। आ जाओ, क्या बोलते हैं सुनना। द अकाउंटेंट मिस्टर रमेश खन्ना, खन्ना भी नहीं कन्ना, ऑफ एच लिमिटेड सबमिटेड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो एच, एस और ए, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा बैलेंस शीट देने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ऐसा कैसा कैजुअल है सुनना, ये आपका जो इक्विपमेंट है, ठीक है, फिर आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट्स। अब ये एच ने कहां कहां इन्वेस्ट किया ये दे रखा है, तो एच ने ये एस में इन्वेस्ट किया और एच ने ये ए में इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो एस में इन्वेस्ट किया और ए में इन्वेस्ट किया। एस में कितना इन्वेस्ट किया, 14,000 शेयर्स। तो परसेंटेज स्टेक निकालना पड़ेगा ना अपने को, कैसे निकालेंगे, तो आप जाके देखना एस के टोटल शेयर्स कितने हैं, ठीक है। हर एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो एस के शेयर्स होंगे, अगर आपको नंबर ऑफ शेयर चाहिए तो 1 0 निकाल दो, तो 20,000 शेयर्स है टोटल एस के, और ए में है टोटल 10,000 शेयर्स बराबर। अगर आप अभी कंपेयर करोगे तो आउट ऑफ 20,000 मेरे पास कितने एस में 14,000 है, मतलब मेरे पास 70% स्टेक है। एंड आउट ऑफ 10,000 मेरे पास कितने स्टेक है 4,000, तो मेरे पास 40% स्टेक है। समझा कैसे निकाला, समझा ये वाला पार्ट, आ गया। अब अपने को डेटा देके रखा है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी देने का तरीका देखो, हाँ मैं क्या बोला, तरीका देखो कैसा है। पहले पीपी दिया, फिर 2 इन्वेस्टमेंट दिए, अब उसका टोटल आउटर कॉलम में दिया है, तो कंफ्यूज मत होना ये क्या है, ये इसका टोटल आउटर कॉलम में। ऐसा देते नहीं, इन लोग को ऐसा एक्चुअली देना चाहिए नहीं था ऐसा। तुमको समझा मैंने क्या बोला, इनको सीधा सीधा देना चाहिए था एच, एस और ए। वो कंफ्यूज करने के लिए आगे अलग दे रखा है कि एस का टोटल करोगे इसका तो ये इतना आ रहा है, करंट का टोटल इतना आ रहा है, वो टाइम पास करके रखा है। वो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना उसमें, अपन करेंगे आगे। फिर बाकी आपको डेटा देके रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस कंपनीज, ठीक है। अपने को एडजस्टमेंट दिए हुए बहुत सारे, अभी देख लो क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहला, एच लिमिटेड परचेज द शेयर्स इन एस ऑन 31 अक्टूबर। ये क्या बन जाएगी, ये आपकी बनेगी डेट ऑफ एक्विजिशन। 31 अक्टूबर को परचेज किया, मतलब प्री में कितने महीने, प्री में 6 नहीं 7 महीने आएंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 महीने, 31 अक्टूबर तक है ना, इसलिए आगे। और व्हेन रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ एस वाज 5 lakhs। अब खास बात यह है, नॉर्मली इन लोग क्या करते थे अपने साथ, इन लोग अपने को बोलते थे एक्विजिशन साल के बीच में किया है और रिटेन्ड अर्निंग्स डे 1 का दिया करते थे। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन लोग अच्छे लोग हैं, इन लोगों को बोलो थैंक यू। क्यों, इन्होंने बोला जिस दिन एक्वायर किया उसी दिन का रिटेन्ड अर्निंग्स दिया हुआ अपने को एस का। मतलब ये जो 5 लाख रिटेन्ड अर्निंग्स है ये ऑलरेडी 31 अक्टूबर 23 का है। तो क्या इसमें मैं टाइम एडजस्टमेंट करूंगा, द आंसर इज नो, नो टाइम एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि डायरेक्टली आपको उसी दिन का दे रखा है। परफेक्ट आंसर, तुमको समझा। तो सब्सिडी के रिटर्न अर्निंग्स किधर है, मैं लिख दूं इधर, ये 7 लाख का रिटर्न अर्निंग्स था, इसमें से 5 lakhs आपके प्री में आ जाएगा और बाकी 2.5 लाख आपका पोस्ट में आ जाएगा। ये इधर ही लिखने से अपने लिए थोड़ी आसानी सी हो जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है। करना मत टाइम एडजस्टमेंट, नॉर्मली वी आर यूज्ड टू डूइंग इट, तो वहां इंसान अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़े तो फंसेगा, ठीक है। उसके अलावा एंड द शेयर्स इन ए लिमिटेड, ए अपनी एसोसिएट है, देखो जिसमें अपना स्टेक 70 है वो सब्सिडी, जिसमें अपना स्टेक 40 है वो एसोसिएट, ठीक है। तो ए का वर एक्वायर्ड ऑन 30 जून 23 व्हेन इट्स रिटेन्ड अर्निंग्स टू डेट 1,75,000। तो अगर मैं ए की बात करूं, ए की तरह ये रहा ए, तो ए का प्री वाला बैलेंस कितना है 1,75,000
और ए का पोस्ट वाला बैलेंस कितना है, तो 4,24 माइनस 1,75 विच विल गिव मी 2,49,000 बराबर है। 4,24 माइनस 1,75, हाँ 2,49,000 आपका कितना आ जाएगा इधर, इसके पोस्ट में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे सर एसोसिएट में काहे प्री पोस्ट कर रहे हो, एसोसिएट में काहे प्री पोस्ट कर रहे हो, अरे सुनो ना मेरी बात, शायद एसोसिएट का आईएनए डेट ऑफ एक्विजिशन का डायरेक्टली अवेलेबल ना हो, तो अपने जितने भी क्वेश्चन एसोसिएट में किए वहां डायरेक्टली आईएनए दिया होता था फेयर वैल्यू के हिसाब से, शायद ना दिया रहे, तो एसोसिएट का भी तो आईएनए अपन इक्विटी कैपिटल प्लस अदर इक्विटी प्री वाला करके निकाल सकते हैं ना, क्यों निकालेंगे आईएनए, एसोसिएट वाले केस में डे 1 पे करते हैं ना कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैपिटल रिजर्व, उसके लिए लगता है अपने को। अच्छा उसके अलावा पोस्ट का क्यों काम आएगा, एसोसिएट के पोस्ट के सारे प्रॉफिट में अपना हिस्सा होता है ना यार, एसोसिएट ने पोस्ट में पीरियड में प्रॉफिट कमाया, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एसोसिएट ने पोस्ट में ओसीआई प्रॉफिट कमाया, अपना प्रॉफिट बढ़ेगा, तो वैसे ही एसोसिएट का पोस्ट का रिजर्व्स बढ़ा है तो अपना भी प्रॉफिट, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ना यार, तो इसलिए ये काम आएगा अपने को, करेंगे टेंशन मत लो। तो ये पहला एडजस्टमेंट था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलता है इन्वेंट्री ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31 March 24 इंक्लूड इन्वेंट्री वैल्यूड एट 60,000 विच हैज बीन परचेस्ड फ्रॉम एच लिमिटेड ऑन 1 Jan 24 एट कॉस्ट प्लस 20%। अगर आप ध्यान से देखोगे ये ट्रांजेक्शन किन के बीच में, ये ट्रांजेक्शन एच और ए के बीच में, मतलब पेरेंट और एसोसिएट के बीच में, सब्सिडरी यहाँ पिक्चर में नहीं आती है। ठीक है, तो आप हमेशा ये देखना किसने किसको बेचा, तो वो बोलता है ए के पास इन्वेंट्री थी विच हैड बीन परचेस्ड फ्रॉम एच, तो एक काम करते हैं ना, इधर आओ, मैंने ये क्वेश्चन को है ना, एक सेकेंड पेज, हाँ इधर क्वेश्चन नंबर 12, एक सेकेंड ना, हाँ आगे क्वेश्चन नंबर 12 एलडीआर, मैं एक छोटा सा वर्किंग नोट पहले बना के रख लेता हूं, वर्किंग नोट। अब ये यूआरपी को लेकर है, ठीक है, किसने किसको बेचा, एच ने बेचा है ए को, है ना, तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे एच सोल्ड टू एच सोल्ड टू ए, तो ये है पेरेंट, ये है एसोसिएट। ठीक है, तो ये कौन सा टाइप का ट्रांजैक्शन होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे बड़े ने बेचा छोटे को, तो ये डाउनस्ट्रीम होता है। ठीक है, अब द क्वेश्चन इज, इसमें अपन एलिमिनेट करेंगे, प्रॉफिट एलिमेंट क्या रहेगा, तो नॉर्मली ऐसा होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स बराबर। अब आपको जो वैल्यू दे रखी है, इन्वेंट्री ऑफ ए एज ऑन 31 March 24 इंक्लूडेड इन्वेंट्री वैल्यूड एट 60,000, तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू दे रखा है बराबर। तो जब आपने बेचा रहेगा ए को, तो जो आपके लिए सेलिंग प्राइस है वो ए के लिए कॉस्ट होगी बराबर, मतलब ए का अगर वैल्यू 60 है तो वो इस पूरे ट्रांजेक्शन का सेलिंग प्राइस होगा, मतलब ए के बुक्स में अगर कोई चीज पड़ी है तो ए के बुक्स में एज ऑन सेलिंग प्राइस पर पड़ा है जो भी पड़ा है, तो अपने को जो 60,000 दे रखा है वो इस हिसाब से दे रखा है। अच्छा वैसे बाय द वे रेशियो क्या बोला हुआ है, ऐसा बोला हुआ है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, कॉस्ट पे 20% है ना, अब अपना सेल्स दिया हुआ 60,000 रुपीज, तो प्रॉफिट एलिमेंट कितना रहेगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो निकलेगा प्रॉफिट एलिमेंट, इट विल बी 10,000 बराबर। तो ये यूआरपी एलिमिनेट करोगे आप 10,000 का, अगर आपने 10,000 का यूआरपी एलिमिनेट किया तो कट्टूस लगाओ सर पे, ऐसा लो कट्टूस और लगाओ सर पे, क्यों, अरे भाई अपने और एसोसिएट के बीच में रिश्ता सिर्फ 40% का है, तो जो भी होगा सिर्फ 40% जितना होगा, तो इनटू पेरेंट्स शेयर दैट इज 40%। देखो सब्सिडरी होता तो पूरा करते एलिमिनेट, एसोसिएट के साथ अपना रिश्ता जितना उतना करते ना एलिमिनेट, सीखा है ना अपन ने ये चीज। एंट्री क्या आएगी, तो इसकी सीएफएस में एंट्री आएगी कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कंसोलिडेटेड पीएनएल में किसका रिजर्व्स कम करेंगे, ये प्रॉफिट जिसने कमाया उसका रिजर्व कम होएगा, ये प्रॉफिट एच ने कमाया है तो एच का जो रिजर्व्स है, एच का जो कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी रहेगा, पेरेंट का जो अदर इक्विटी रहेगा एच का, अपन सीएफएस में दिखाएंगे ना अदर इक्विटी, वहां से कम करेंगे इसको। और दूसरा इफेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट से कम होएगा। सर इन्वेस्टमेंट से क्यों, इन्वेस्टमेंट से इसीलिए क्योंकि देखो ये प्रॉफिट चला, ये इन्वेंट्री चलेगी एसोसिएट के पास, इन्वेंट्री पेरेंट के पास नहीं बची है बराबर, तो इसलिए अपन इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। देखो एसोसिएट का जो भी है हम इन्वेस्टमेंट में दिखा रहे हैं,
ठीक है, जब हम CFS प्रिपेयर करते हैं तो हम सब्सिडरी के सारे असेट लायबिलिटी टेक ओवर करते हैं। एसोसिएट का हम सिर्फ और सिर्फ CFS में एक इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एज पर इक्विटी मेथड। हम एसोसिएट का सब कुछ टेक ओवर करते ही नहीं है। तो जब इन्वेंट्री एसोसिएट के बुक्स में पड़ी है, मेरे पास तो नहीं है और मैं वो टेक ओवर भी नहीं कर रहा हूं, तो मैं इन्वेंट्री नहीं गिरा सकता, तो मैं इन्वेस्टमेंट कम करूंगा। सब किया था ना अपन ने सब चीजें यार। यस, 4000 जो मेरा इक्विटी मेथड का इन्वेस्टमेंट है उसमें मैं एडजस्ट कर दूंगा, लिख के रख लिया मैंने, ये मेरा हो गया। सबको समझा ये वाला पार्ट? परफेक्ट है सर। चलो आगे बढ़ जाएंगे अपन। तो पहला तो एडजस्टमेंट हो गया, मजा आ गया सर। तीसरा, ट्रेड पेबल ऑफ H लिमिटेड includes 25,000 payable to A limited. Oh ho. The amount receivable being recorded in the receivables of A. आप बोलोगे सर इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है ना, एक के ट्रेड पेबल में पैसा पड़ा है, एक के ट्रेड रिसीवेबल के अंदर पैसा पड़ा है, एलिमिनेट कर दो। एक सेकेंड, ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में? ये H और A के बीच में है। दिस इज बिटवीन पेरेंट एंड एसोसिएट। क्या मैं एसोसिएट को कंसोलिडेट करता हूं क्या मेरे साथ में? द आंसर इज नो। एसोसिएट का मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिखाता हूं। एलिमिनेशन कब होता है? जब एसोसिएट का ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल भी सब CFS में दिख रहा होता। नहीं दिखता है भाई, नहीं दिखता है, तो इसमें क्या करेंगे? एलिमिनेट। नहीं, मैंने आपको एसोसिएट में कभी बोला क्या कि ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल एलिमिनेट करो? नहीं, क्योंकि एसोसिएट को हम पूरी तरीके से टेक ओवर कर ही नहीं रहे, बराबर। तो जब आपने एसोसिएट का पूरा टेक ओवर किया ही नहीं, एसोसिएट का पूरा टेक ओवर किया ही नहीं आपने, तो आप इंटर कंपनी एलिमिनेट कैसे करोगे? कर ही नहीं पाओगे। हाँ, अगर ये इंटर कंपनी बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडरी होता तो आप एलिमिनेट करते। एलिमिनेशन की तभी एंट्री क्या आती? करते तो आप एलिमिनेट करते ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसीवेबल, मतलब 25,000 रुपया ट्रेड पेबल से कम, 25,000 रुपया ट्रेड रिसीवेबल से कम। बट ये आप नहीं करना, क्योंकि दिस इज बिटवीन पेरेंट एंड एसोसिएट। No intercompany elimination as we are not taking over the trade receivables of A limited. तुमको चाहिए तो मैं नोट लिखा देता हूं इसके ऊपर, ठीक है? सुनना, ये वर्किंग नोट नंबर 1 था ना अपना, ये मैं एक्स्ट्रा ऐसी नोट बना रहा हूं आपके लिए। वर्किंग नोट नंबर 2, ट्रेड पेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल is a transaction between पेरेंट एंड एसोसिएट। पेरेंट है H, एसोसिएट है A। लिखना, वी डू नॉट टेक ओवर assets and liabilities of A. Therefore, no intercompany elimination is done. वो वाला एडजस्टमेंट है। लाल बटन दिख रहा है? नहीं दबाना था। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, नो एंट्री, कुछ नहीं होएगा। वाह सर, लेकिन तुम सोचो ना, एग्जाम के सिनेरियो में बच्चा बैठा है, उसका तो दिमाग चलना चाहिए ना। तुम समझे? ये क्वेश्चन मेरे साथ करने में आसान है। I can sympathize with the fact that the students who were giving this question in the exam hall, it is not very easy ना। बट तभी तो CA है ना, थोड़ा बहुत तो ट्रिकीनेस आएगा। अब पूरे पेपर में से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, लेकिन बाकी पूरा पेपर किताब से था, तो बच्चे का फोकस वहां होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। मतलब ये लास्ट में करने का जो मिला बोनस, वो अप्रोच होनी चाहिए आपकी। एनीवेज, चलो ठीक है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। आगे, गुडविल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ S हैज बीन फुल्ली इम्पेयर्ड। सब्सिडरी का जो गुडविल अपना अराइज होता है ऑन टेक ओवर ऑफ सब्सिडरी, पूरा इंपेयर हो चुका है, ठीक है? तो अब ये इंपेयरमेंट किस में एलोकेट करे, तो देखना पड़ेगा गुडविल फुल है कि पार्शियल है। आगे पढ़ते, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन A एक्सीड्स इट्स कैरिंग अमाउंट, बराबर। तो मतलब बेसिकली आपका जो इन्वेस्टमेंट एसोसिएट है वो इंपेयर्ड नहीं है। NCI इंटरेस्ट इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट। NCI है PSNA पे, याद है बताया था। अगर NCI PSNA पे, तो दिल पे हाथ रख के बताओ, जो दिल तुम मुझे दे बैठे हो, गुडविल कौन सा रहेगा? अगर NCI, वेरी गुड आंसर, गुडविल पार्शियल होगा ना। अरे N P फॉर PSNA, P फॉर पार्शियल, और अगर गुडविल पार्शियल है तो सिर्फ पेरेंट का है, तो इंपेयरमेंट लॉस भी कौन बेयर करेगा? अकेला पेरेंट बेयर करेगा, अकेला पेरेंट बेयर करेगा भाई। तो ये जितना भी गुडविल आएगा, उसका जो भी लॉस है, वो सब पेरेंट के रिजर्व से कम होएगा, ठीक है? तो अगर इसकी एंट्री आपको मैं रफ में लिखाऊं तो एंट्री कुछ ऐसी बनेगी,
कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी टू गुडविल। एक तरफ गुडविल पूरा जीरो हो जाएगा, एक तरफ जो पेरेंट का अदर इक्विटी है वो कम हो जाएगा आपका। अगर ये फुल होता तो फिर लॉस दो लोग में बढ़ता, पेरेंट एनसीआई, ये पार्शियल है तो अकेला पेरेंट बेयर करेगा। सिंपल, मजा आ गया सर। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ है सर? आगे 10% डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड बाय बोथ एच एंड एस। 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया, सिर्फ डिक्लेयर का बोला हुआ है। अब कैसा होता है, डिविडेंड का अकाउंटिंग तब होता है जब वो एजीएम में अप्रूव हो जाए। ठीक है, अब इसमें बोला है कि कंपनी ने डिक्लेयर तो कर दिया, अब एजीएम में अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं पता है अपने को। आगे देखो किसने किसने डिक्लेयर किया, एच और एस, मतलब पेरेंट ने डिक्लेयर किया तो पेरेंट जो भी डिविडेंड देगा अपने शेयर होल्डर्स को देगा। फिर सब्सिडरी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो सब्सिडी जो भी डिविडेंड देगा वो अपने शेयर होल्डर को देगा, बराबर। ऑफकोर्स सब्सिडरी का एक शेयर होल्डर पेरेंट ही है। आगे उसके अलावा वेरेस ए डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 15% फॉर द ईयर, तो एसोसिएट ने भी डिविडेंड बांटा। तो जैसे ही एसोसिएट डिविडेंड बांटता है, आपको पता है ना इन इंड AS 28 इक्विटी मेथड अपना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर जाता है। जो एसोसिएट से अपने को डिविडेंड मिलता है वी ट्रीट इट लाइक अ रिकवरी ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट, तो वो लेस करते हैं इन्वेस्टमेंट एनीवेज। बट अभी ये डिक्लेयर का बात किया हुआ है, तो ये एडजस्टमेंट कोई ढंग का एडजस्टमेंट है पूरे क्वेश्चन में एज ऑफ नाउ। ठीक है, आगे देखते। ऑन 31 मार्च 24 एस मेड अ बोनस इशू। पता है अपन ने बोनस की बातें कर रखी है, एक क्वेश्चन भी था इसके ऊपर जो पास्ट एग्जाम नवंबर 23 का क्वेश्चन था, आपको शायद याद हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। बोनस का इशू किया हुआ है, तो बोनस में कुछ नहीं बोला है तो आप हमेशा मानना आपके प्री वाले रिजर्व से इशू किया है बोनस। ठीक है, अच्छा किसने दिया है बोनस, एस ने दिया है, तो एस जब बोनस देगा तो पेरेंट को भी बोनस मिलेगा। ठीक है, एनीवेज वो किसको मिलेगा उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब एस बोनस देगा तो एस का प्री का रिजर्व कम होएगा, हम मानेंगे प्री रिजर्व से दिया हुआ है, तो प्री रिजर्व कम होएगा और आपका इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगा। ऐसा क्यों, बोनस की एंट्री पता है क्या होती है, आपका रिजर्व कम हो रहा है और कैपिटल बढ़ रहा है, बस वही एंट्री होती है इसकी, बराबर। आप एंट्री क्या मारते हो, आप एंट्री मारते हो आपके रिजर्व कम होते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री होती है। अब कुछ नहीं बोला तो हम मानेंगे प्री से दिया हुआ है, तो इसका इंपैक्ट नेट देखो तो कुछ नहीं आता है, इसका इंपैक्ट नेट में देखो तो कुछ नहीं आता है। पता है क्यों, क्योंकि एक तरफ आप प्री वाला कम करोगे, एक तरफ आप इक्विटी बढ़ाओगे, तो आईने उतना का उतना ही रह गया ना। मैं दिखा दूंगा आपको, टेंशन मत लो, बट अपन एडजस्टमेंट कर लेंगे इसका। ठीक है, तो बोनस की बात है। आगे डिविडेंड वर डिक्लेयर्ड बट वर नॉट अकाउंटेड बाय ऑल दीज कंपनीज इन द बुक्स। बोलते हैं जितना भी डिविडेंड बांटा है, नॉर्मली क्या होता है डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद ये पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट ये सब अपने एसएफएस में अकाउंटिंग करके रखते हैं। तो हम बात करते हैं सीएफएस में क्या करना चाहिए, हम तब बात करते हैं सीएफएस में क्या करना चाहिए। अब इन महारथियों ने इसकी अकाउंटिंग ही नहीं कर रखी है, डिविडेंड वर डिक्लेयर्ड बट वर नॉट अकाउंटेड बाय ऑल दीज कंपनीज इन द बुक्स बिफोर द ईयर एंड। सिमिलरली द बोनस इशू बाय एस was not reflected in the balance sheet as on 31st March 24। नहीं है बोनस का इफेक्ट तो अपन देंगे। सर डिविडेंड का क्या करना है, यही इसके अंदर लफड़ा था। मैंने बताया था ना क्वेश्चन में 3 सोल्यूशन है। देखो क्या बोलता है, यू आर रिक्वायर्ड टू टेक अ नोट ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एंड ड्रॉ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड, नोट्स टू अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट्स नहीं चाहिए इन लोगों को, 14 मार्क का क्वेश्चन है। अब देखो पहले ये पढ़ो, सिंस एडजस्टमेंट 5 and 7 मतलब ये डिविडेंड और ये भी डिविडेंड वाला of the question state that dividend has been declared by all the entities but no information is provided whether it has been paid or due. In this regard, it may be noted that since dividend is paid for the entire year, it is assumed that as final dividend which is approved in the AGM conducted at a later point from the reporting date. मतलब it is possible declare तो कर दिया लेकिन वो approve AGM में होने के बाद डिक्लेयर किया है, पहले क्या ये नहीं पता अपने को। ऐसा पॉसिबल है कि डिक्लेयर तो आपने आज कर दिया बट वो एजीएम अप्रूव होना बाकी है, तो एजीएम अप्रूव होने के बाद फिर उसका अकाउंटिंग होता है, क्योंकि डिविडेंड इज अ ऑब्लिगेशन ओनली व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन द एजीएम। अब अकॉर्डिंगली फॉलोइंग असम्पशन आर पॉसिबल बेस्ड ऑन द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैव बीन प्रोवाइडेड। ठीक है, तो अभी 3 सोल्यूशन दिया गया है। पहला सबसे आसान, इग्नोर द एडजस्टमेंट फॉर डिविडेंड कंप्लीटली as dividend has to be approved in AGM। तो आप बोलोगे मजा ही आ गया सर, पहला यही करना चाहिए हमको, डिविडेंड को इग्नोर ही कर डालो सर, है ना। तो अब मेरा अगर काम चोरी का मन होता तो मैं बोलता भाई यही करो बाकी तो भूल जाओ। लेकिन हम अब यहाँ एग्जाम का पेपर नहीं लिख रहे बैठ के, हम यहाँ सीख रहे हैं। इन्होंने कल को ये एडजस्टमेंट प्रॉपर्ली ड्राफ्ट नहीं किया, कल को ठीक करके पूछ लिया, तो फिर आपको बी और सी भी आना चाहिए ना, बराबर। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए वाला सीखेंगे, पहले ए वाला कर लेंगे, मान लेंगे डिविडेंड है ही नहीं, मान लो डिविडेंड है ही नहीं, भूल जाओ डिविडेंड को, पहले ये सीखेंगे। बट
क्योंकि अगली बार जब एग्जाम में आ जाए तो आपका दिमाग चलना चाहिए, तो मैं आपको बी और सी भी करवा दूंगा, ठीक है? तो आपके लिए होली एंड सोली पूरा हो जाएगा। अगेन आई रिपीट, इमेजिन जो बच्चा एग्जाम दे रहा है उसको कितना तकलीफ हो रहेगा ना, तुम ड्राफ्टिंग बराबर नहीं करते हो, उस चक्कर में इधर प्रॉब्लम होता है ना बच्चे को, वो प्रॉब्लम ना हो इसलिए 3 सोल्यूशन दिए। बच्चा बोलेगा सर ये 3 सोल्यूशन तो हमको तो एक भी नहीं आया था। कोई बात नहीं, अभी सीख लेते हैं अपन, आ जाओ। क्लियर? तो पहले अपन पहला वाला कर लेते हैं, इग्नोर द जजमेंट कंप्लीटली, ठीक है? आ जाओ इधर। तो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सर सॉल्व कैसे करना है? कोई नहीं, बस मान लो एक सब्सिडी के साथ एक एसोसिएट भी है, तो जो स्टेप्स अपन फॉलो करते हैं ना वो सब्सिडी के लिए फॉलो करेंगे, और एसोसिएट का एक अलग से स्टेप बनाएंगे। वो एसोसिएट का वैल्यू क्या रहेगा सीएफएस में? सीएफएस में एसोसिएट के नाम का सिर्फ दिखता है इन्वेस्टमेंट, बट उसका वैल्यू निकलता है एज पर इक्विटी मेथड, बस वो साथ में करेंगे अपन। तो क्वेश्चन बिकम्स लिटिल बिट लेंदी, ठीक है? चलो आ जाओ। अभी मेरा मेन सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ऊपर तो वर्किंग नोट था, ठीक है? मैं पहले ऑल्टरनेटिव नंबर ए अज्यूम कर रहा हूं। आई एम अज्यूमिंग ऑल्टरनेटिव नंबर ए। जिधर आपने क्या किया हुआ है, इग्नोर किया हुआ है किसी भी तरीके का डिविडेंड। मान लो डिविडेंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है भाई, ठीक है? मान लो डिविडेंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है? अब कैसे करें? कुछ नहीं, बताओ क्या करने का, तुमको सिखाया हुआ है ना मैंने, बताओ। वेरी गुड सर, स्टेप्स फॉलो करने का। क्या स्टेप किया? इधर आओ। सबसे पहले मैं सब्सिडी के लिए कर रहा हूं, फॉर टेक ओवर ऑफ सब्सिडी इन सीएफएस वी विल फॉलो स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, पीसी। आपने 70% एक्वायर किया, ध्यान रखना। सर पीसी का अमाउंट ही नहीं दिया हुआ है, जब पीसी का अमाउंट ना दिया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखकर निकलता है ना भाई, है ना? तो कितना रहेगा? 5,60,000। उसके बाद स्टेप नंबर 2, क्वेश्चन इजी है वैसे, इतना कुछ है नहीं। आईएनए, बट वो ये पहली बार करने तकलीफ होगी थोड़ी सी। आईएनए ऑफ सब्सिडरी का आईएनए लेते हैं अपन। अब आईएनए में 2 चीजें, एक है इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड, 2-3 लाइन छोड़ के लिखना। फिर आप लिखोगे अदर इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड। अच्छा, इक्विटी कैपिटल कितना दिया हुआ है एस का? जाके देख रिकॉर्ड में, बैलेंस शीट में मिलेगा आपको 2 लाख रुपया, 2 lakhs, ठीक है? अब आपका ये रहा प्री, आपका ये रहा पोस्ट, ठीक है? प्री में कब तक का आएगा? 31 अक्टूबर 23। पोस्ट में आएगा 1 नवंबर 23 से लेकर 31 मार्च 24। मतलब पोस्ट में आपके 5 महीने आएंगे, 5 मंथ्स। एनीवेज, फिर आपको जो रिजर्व्स का बैलेंस है, जो रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस है, रिटेन्ड अर्निंग्स नाम भी यूज किया है ना भाई, देख ले एक बार। हाँ सर वही नाम यूज किया है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स आपको ऑलरेडी कब का दिया हुआ है? ये ऑलरेडी एज ऑन 31 अक्टूबर 23 का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ था? मार्क किया था ना अपन ने, 5 lakhs प्री, 2.5 लाख पोस्ट। आ जाओ इधर। तो 5 lakhs आपके प्री में आ जाएगा और 2,50,000 आपके पोस्ट में आ जाएगा। सर मैं टाइम एडजस्टमेंट कर दूं क्या? टाइम एडजस्टमेंट करूं मैं? टाइम एडजस्टमेंट कर मत देना येड़े की तरह, पहले बता रहा हूं मैं, किया तो लफड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 31 अक्टूबर 23 का है, तो करने का जरूरत ही नहीं है। सर और कोई एडजस्टमेंट है क्या? सिर्फ एक एडजस्टमेंट है, वो है बोनस, बराबर? तो क्या करें, बोनस का इफेक्ट देना है क्या? दे देते, इधर आ जाओ। मैं थोड़ा नीचे खिसका दूं क्या? स्टेप नंबर 2 को जगह ही नहीं है। सुनना, बोनस में क्या होता है? इट इज नथिंग बट कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। तो रिजर्व्स होंगे कम, कैपिटल बढ़ेगा, तो आप बोलोगे लेस बोनस। अच्छा, बोनस कितना दिया भाईजान ने? बोनस उसने दिया है इन द रेशियो ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। 1 फॉर एवरी 2, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स थे कितने? 20,000 थे ना, इंटू 1/2 के रेशियो में बोनस दिया हुआ है। तो मैं इधर ब्रैकेट में करूं वर्किंग, 20,000 शेयर्स इंटू 1/2, तो आपको मिलेंगे शेयर्स कितने मिलेंगे? 10,000। अरे बट आपको इंटू ₹10 भी तो करना पड़ेगा ना, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, फेस वैल्यू। यस, तो कितना आएगा? 1 लाख। तो आप 1 लाख प्री से कम करोगे और आप 1 लाख अपने इक्विटी कैपिटल में ऐड कर दोगे, क्योंकि इक्विटी कैपिटल बढ़ता है, रिजर्व्स कम होते हैं। अब एक्चुअली इन्होंने एक लैंग्वेज भी लिखी हुई है, वो बोलते हैं देखो अल्टीमेटली प्री आपके आईएनए का पार्ट बनता है,
इक्विटी कैपिटल आपके आईएनए का पार्ट बनता है। तो एक तरफ आप अपना प्री वाला बैलेंस गिरा रहे हो, एक तरफ इक्विटी बढ़ा रहे हो, तो आईएनए पे कोई इंपैक्ट नहीं है इसका, है ना, आईएनए पे कोई इंपैक्ट नहीं है। तो अगर आप इसका इफेक्ट ना लो तो भी ठीक है, बट अपने सेफ साइड पे ले लेने का भाई, क्योंकि इसमें अजम्पशन क्या है कि बोनस प्री से पे हो रहा है, कल को अजम्पशन कुछ और रहेगा तो फिर और प्रॉब्लम होगी, तो भाई तुम ले लो, लफड़ा मत पालो, समझा? चलो ठीक है। और कोई एडजस्टमेंट है? और कोई एडजस्टमेंट नहीं है सर। यूआरपी का एडजस्टमेंट, अबे यूआरपी में सब्सिडी ने प्रॉफिट नहीं कमाया है, पेरेंट ने कमाया है, पेरेंट के अदर इक्विटी से लेस करेंगे, ठीक है। चलो इधर आएगा 4 लाख, इधर आएगा 2,50,000। गाइस आप लोगों को यहां तक क्लियर है क्या? सर डिविडेंड, डिविडेंड हमने अजम्पशन पहले क्या लिया है, डिविडेंड नहीं है, भूल जाओ डिविडेंड को, ठीक है सर। याद है आदत रखना है टोटल आईएनए लिखने का। टोटल आईएनए में क्या रहेगा, इक्विटी कैपिटल प्लस प्री वाला अदर इक्विटी। अच्छा इक्विटी कैपिटल कितना है, 2 लाख प्लस 1 लाख का बोनस भी है, तो 3 लाख लेके चलना इक्विटी कैपिटल, ठीक है। तो 3 लाख से कैपिटल प्लस प्री वाला अदर इक्विटी है 4 लाख, तो टोटल हो गया 7 लाख। क्या आप सब यहां तक हो गाइस मेरे साथ? बोलो यस नो। पिंकी प्रॉमिस, पक्की बात, आपका आईएनए हो गया सर। सर इसका मैं क्या करूं? कोई नहीं, बांट दो लोग के अंदर। एक आपका जो एच लिमिटेड है उसको मिलेगा 70%, और एक जो आपका नन्ना मुन्ना एनसीआई है 30% उसको मिलेगा। तो 70% आएगा 1,75,000, और यह आएगा 75,000, बराबर जो पेरेंट का शेयर है वो आ जाके आप कंसो अदर इक्विटी में ऐड कर देना। तुमको चाहिए तो मैं लिख देता हूं इधर, ये मेरे स्टेप नंबर 5 कंसो अदर इक्विटी में बेसिकली पेरेंट के रिजर्व में ऐड हो जाएगा। और ये जो एनसीआई है, पता है अपन एनसीआई में स्टेप 3A और 3B करते हैं, तो ये मेरे स्टेप 3B में ऐड हो जाएगा, जो ईयर एंड का एनसीआई उसमें ऐड हो जाएगा, खत्म कहानी। आओ तो स्टेप नंबर 1 पीसी, स्टेप नंबर 2 आईएनए। गाइस मुझे याद नहीं आ रहा है अगला स्टेप क्या होता है। अरे पीसी फिर आईएनए फिर क्या होता है, वेरी गुड एनसीआई होता है सर। आ जाओ इधर, स्टेप 3 एनसीआई, 30% एनसीआई है। गाइस बताया ही नहीं एनसीआई कौन से वैल्यू पे निकालू, बता रखा है ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, बोलता है पीएसएनए यूज कर लेना। याद में आया क्या? हाँ यस, पीएसएनए मतलब आईएनए का प्रोपोर्शन। तो आईएनए कितना था मेरा 7 लाख, उसका 30%, तो कितना आ जाएगा 2,10,000। वेरी गुड आंसर पलक, वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड शशांक, वेरी गुड पूजा। उसके बाद क्या करेंगे अपन, ऐड, सॉरी ऐड नहीं, ऑन ईयर एंड क्या रहेगा, ईयर एंड। तो एनसीआई ऑन ईयर एंड में सिर्फ एक ही फर्क आएगा, जो ओपनिंग है पहले वो लिखो इनर कॉलम में, बराबर इसमें ऐड कर दो इसका पोस्ट एक्वेशन का हिस्सा। सब्सिडी ने प्रॉफिट कमाया तो ये भी हिस्सा लेगा ना मामू, 75,000। तो कितना आ जाएगा 2,85,000, 2,85,000। दो दो एनसीआई क्यों निकाला, एक काम आएगा गुडविल निकालने के लिए, एक काम आएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते टाइम, ध्यान रखना, ठीक है। स्टेप नंबर 3 डन। स्टेप नंबर 4, अगर तुम्हारी थोड़ी बुद्धि चल रही है तो गुडविल जीपी पे निकालोगे तो मुझे गुडविल का अमाउंट दे सकते हो क्या गाइस? कैन यू गिव मी द अमाउंट ऑफ गुडविल? मेरे को गुड्डू गुड्डू का अमाउंट दोगे, गुड्डू गुड्डू बताओ। पीसी 70% के लिए कितना था, ऊपर जाके देख रिकॉर्ड में मिलेगा 5,60,000 प्लस 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 एनसीआर 30%। अब येडे की तरह 285 मत ऐड कर देना। डेट ऑफ एक्विजिशन का गुडविल चाहिए, डेट ऑफ एक्विजिशन का एनसीआर कंसिडर करना, ध्यान रखना ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन वाला। तो कितना है 2,10,000 लेस आईएनए 100%। वेरी गुड आंसर कृतार्थ, वेरी गुड। 7 लाख लेस करोगे तो गुड्डू आएगा 70,000 का। आपको याद है ना मेरा एनसीआर नन्ना मुन्ना एनसीआर पीएसएनए पे है, तो जो गुडविल आएगा ये पार्शल आएगा। अब गुडविल के साथ क्या हुआ था, गुडविल के साथ वेरी गुड धोखा हुआ था। धोखा क्यों, ये बेचारा इंपेयर हो गया था, पूरा इंपेयर हो गया था। ये मैं नहीं बोलता, वो खुद यही बोलते, बराबर। तो गुडविल ऑन ईयर एंड कितना बचेगा 0 इस इंपेयरमेंट की प्यारी प्यारी एंट्री दे दोगे मुझे, प्यारी प्यारी एंट्री, इसकी मांगी नहीं एंट्री बट अपने रिकॉर्ड के लिए। कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी टू गुडविल 70,000 70,000,
ये आप क्योंकि पार्शल है तो एलोकेट ओनली इन पेरेंट, एलोकेट ओनली टू पेरेंट, मतलब पेरेंट के अदर इक्विटी से अपन लेस कर देंगे सर। मजा आ गया सर, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। तुम लोग क्या जवाब दे रहे हो, मजा आ रहा है मेरे को करने में यार। तुम ऐसा जवाब दोगे तो मजा नहीं आ जाएगा। हाँ, फिर आएगा स्टेप नंबर 5, बनाते ना अपन प्यारा प्यारा कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। सबसे पहला आप लिखना इसमें पेरेंट का अदर इक्विटी। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, पेरेंट का अदर इक्विटी। कहां से मिलेगा सर, बैलेंस शीट से मिलेगा सर, 9 लाख। तो 9 लाख लिख देंगे पहले, ठीक है। अब है ना, यहां एक सब्सिडरी भी है और यहां एक एसोसिएट भी है, तो सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए मैं पहले ऐसे लिखूंगा, जितने भी सब्सिडरी को लेकर एडजस्टमेंट्स है पहले मैं वो करूंगा। तो ऊपर से चालू करना। सबसे पहले ये यूआरपी क्या सब्सिडी वाला था क्या, नहीं, इसको बाद में देखते हैं। उसके बाद सब्सिडरी के पोस्ट में मेरा हिस्सा 1,75,000, ये रिकॉर्ड कर लूं मैं। सब्सिडरी के पोस्ट में मेरा हिस्सा 1,75,000, कैन आई रिकॉर्ड दिस, यस सर, करो रिकॉर्ड। तो ऐड पोस्ट एक्वेशन प्रॉफिट ऑफ एस 1,75,000। उसके अलावा और क्या था, और क्या था, गुडविल, गुडविल लॉस, तो लेस लेस इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल 70,000। क्या इसके अलावा और कुछ दिखा आपको, मेरे को लगता है यही दो ही था फिलहाल के लिए, ठीक है, फिलहाल के लिए ये दो ही था। सर क्लोज मत करना इसको, क्लोज मत करना, क्यों, अभी इसमें एसोसिएट के एडजस्टमेंट्स आने बाकी है ना, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एसोसिएट के एडजस्टमेंट का क्या इंपैक्ट है वो देखने के लिए, ठीक है, करते हैं अपन। तो ये मेरा सब्सिडी क्लोज हो गया, सब्सिडी क्लोज हो गया मेरा। अब मैं एसोसिएट का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो एक 5 लाइन छोड़ देना सेफर साइड पे रहने के लिए, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, पूछा बोलते इतना ही था, इतना ही था, बट वही है ना कि एग्जाम में बेचारा बच्चा पहली बार करा तो फंसेगा थोड़ा सा, और कुछ नहीं, ठीक है, आ जाओ। लेकिन जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है ना, वो थोड़ा बहुत तो टैकल कर पाएगा इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें डिविडेंड ही है ना, वो फंसा डिविडेंड के अंदर, वहां फंसेगा ना बच्चा, यहां नहीं फंसेगा वो, ठीक है। आ जाओ इधर। अब बात करेंगे हम इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड एज पर इक्विटी मेथड। अच्छा, इस केस में सबसे पहले कैलकुलेशन क्या करना होता है, सुनना। सबसे पहले आप कैलकुलेशन करते हो ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व, या तो वर्ड जीबीपी बोल दो या कैपिटल रिजर्व बोल दो, बात तो एक ही है, सुन लो। तो सबसे पहले इसमें आता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व इन केस ऑफ ए लिमिटेड। जो अपना अफसोस, अरे निकालते हैं ना अपन, याद है क्या, गुडविल रहेगा तो उसे डिस्क्लोज करने का, कैपिटल रहेगा तो रिकॉर्ड कर, जीबीपी रहेगा तो रिकॉर्ड करने का, जीबीपी भी बोल सकते हैं इसको, यस और नो, यस। अच्छा, तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, पीसी। आपने 40% एक्वायर किया, सर कैसे मिला 40%, स्टार्टिंग में देखा था ना अपन, आपके पास 4,000 शेयर्स है, तो आपने 40% एक्वायर किया गाइस, ठीक है, यस। उसके अलावा, उसके अलावा अब आपको चाहिए पीसी। पीसी कैसे मिलेगा, जितना आपने एक्वायर किया, कितने में एक्वायर किया, 40% आपने 1 लाख में एक्वायर किया, 1 लाख में एक्वायर किया, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए आईएनए एसोसिएट के। अब जितने भी आपने छोटे छोटे क्वेश्चन किए वहां डायरेक्टली आईएनए का फेयर वैल्यू दिया होता था, यहां दिया हुआ ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। जब भी आईएनए ना दिया हुआ रहे तो आप लेना इक्विटी कैपिटल प्लस प्री वाला अदर इक्विटी। तो मेरे एसोसिएट का इक्विटी कैपिटल कितना है, 1 लाख है, और उसका अदर इक्विटी प्री में कितना था, 1.75, तो आईएनए हो गया 2.75। बट मेरे को आईएनए का सिर्फ 40% चाहिए ना, तो मैं ऐसा बोल दूंगा 1 लाख इज माई इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ए प्लस प्री वाला अदर इक्विटी इज 1,75,000, इसका 40%। क्या मुझे बताओगे कितना आएगा, तो 2,75,000 का 40% आएगा 1,10,000। बताओ गुडविल की कैपिटल रिजर्व, ये तो मुझे जीबीपी या कैपिटल रिजर्व जैसा आ रहा है मुझे, नेगेटिव है तो उतना ही आएगा ना। अगर कैपिटल रिजर्व है तो हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब सर इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, इसकी एंट्री क्या बनाएंगे,
इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? एक तो आपका कैपिटल रिजर्व बुक करना है, तो कैपिटल रिजर्व हैज अ क्रेडिट बैलेंस, तो आप बोल देना टू कैपिटल रिजर्व। बेसिकली आपका अदर इक्विटी बढ़ जाएगा कंसोलिडेटेड वाला, और डेबिट करोगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मतलब इसका एक इफेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड में जाएगा और एक इफेक्ट आपके कंसो अदर इक्विटी में आएगा। कितना? 10,000 और 10,000। तो एक काम करूं क्या, मैं लगे हाथ अदर इक्विटी में इसका इफेक्ट ले लूं क्या, मैं भूल ना जाऊं इसलिए। तो आ जाओ एसोसिएट के एडजस्टमेंट में पहला कैपिटल रिजर्व। भाई कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो रहा है, मतलब रिजर्व बढ़ेगा आपका, तो ऐड किया मैंने उसको। कन्फ्यूज मत होना क्या किया है, ठीक है। अच्छा, अब वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाल ही लेते हैं, इन्वेस्टमेंट एज पर इक्विटी मेथड। ए लिमिटेड एज पर इक्विटी मेथड, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। कहां से मिलेगा? जितना आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिख रहा है बैलेंस शीट में, ये था ना, ये पीसी जितना पे किया आपने 1 लाख। सबसे पहले क्या ऐड करूंगा, ये जो कैपिटल रिजर्व का इफेक्ट है पहले वो ले लो, इस पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है अपना, तो अपन बोलेंगे ऐड कैपिटल रिजर्व। देखो गुडविल होता है तो अपन कुछ नहीं करते, गुडविल में अपन से लिखते हैं ब्रैकेट में कि दिस इंक्लूड्स गुडविल ऑफ दिस मच। कैपिटल रिजर्व है तो रिकॉर्ड करना होता है अपने को, तो कितना है 10,000 पहला चीज। तो इसका मैंने दो इफेक्ट लिया क्या? हाँ सर, एक मैंने इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दिया, सेकंड इफेक्ट मेरा कहां चला गया? मेरा अदर इक्विटी में ऐड हो गया कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अच्छा, एसोसिएट को लेकर और क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं? तो एक तो होता है एसोसिएट का जो पोस्ट वाला प्रॉफिट है उसमें अपना हिस्सा। एसोसिएट का पोस्ट प्रॉफिट निकाला था ना अपन ने 2.49, उसमें अपना हिस्सा आएगा, तो अपन पहले वो ले लेते हैं, बराबर। अच्छा, कनिका और सार्थक ने मेरे को एक और एडजस्टमेंट बता ही दिया है, स्पॉइलर मत दो वरना मेरा दुकान बंद हो जाएगा। मजाक कर रहा हूं, चलो इधर आओ। तो बोलेंगे ऐड, क्या ऐड करना है अपने को? सबसे पहले पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट इन ए लिमिटेड। इधर ब्रैकेट में वर्किंग दे रहा हूं मैं, ठीक है। टोटल उसका कितना था? 424 लेस 1,75,000 प्री का था, तो आपको पोस्ट वाला मिलेगा, ये मिलेगा 2,49,000, बराबर। तो 2,49,000 पूरा मत रिकॉर्ड करना भाई, तुम्हारा सिर्फ 40% है इसमें, मालूम पड़ा पूरा रिकॉर्ड करके बैठ गए। $2,49,000 का 40%, वेरी गुड आंसर, 99,600। इसका भी तुमको चाहिए तो मैं देखो कैपिटल रिजर्व के आपको मैं एंट्री दे चुका, इसकी एंट्री क्या होगी सर? एंट्री मारने से आपके आधे दुख दूर हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो कंसोलिडेटेड पीएनएल या अदर इक्विटी बोल दो टू इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली इसकी एंट्री ऐसी होती है कंसोलिडेटेड पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट, बट अपन पीएनएल तो बना नहीं रहे, तो अपन ऐड करेंगे इन अदर इक्विटी, ऑप्शन नहीं अपने पास, बराबर। तो कर लू, एक इफेक्ट तो मेरे इन्वेस्टमेंट में आ गया, सेकेंड इफेक्ट कंसो अदर इक्विटी में, तो कर लो ऐड पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ ए, कितना है? 99,600। क्लियर गाइस? दो दो इफेक्ट साथ में लेते हुए चलो वरना कंफ्यूजन हो जाएगा आपको फिर, ठीक है सर, ये भी मेरा हो गया, ओके। उसके अलावा आप सबने बोला सर आपने पता है यूआरपी की बात करी थी, वो कौन लेस करेगा? उसका भी तो इफेक्ट था ना, एक कंसो पीएनएल मतलब एच ने प्रॉफिट कमाया तो एच का अदर इक्विटी कम होएगा और इन्वेस्टमेंट कम होना चाहिए। सर इधर आ जाओ, अरे मैंने उल्टी एंट्री मार दी क्या सर? आप सुबह सुबह बेवड़ा मार के आए सर, सॉरी। इन्वेस्टमेंट टू कंसो अदर इक्विटी ये एंट्री होगी यार। सर यार आप ऐसे मत करो सर यार, सॉरी। करो, ठीक कर दो इसको। क्या है, हल्की हल्की लिटिल लिटिल ले लोगे तो ऐसा हो जाएगा आपके साथ। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, वरना मैं कर ही देता पूरा का पूरा, ठीक है। हाँ, यूआरपी का एंट्री अपन ऊपर मार चुके थे, लेस यूआरपी कितना था? 10,000 इंटू 40%, तो यहां से यूआरपी होएगा लेस
बराबर, और सेकेंड इफेक्ट आपके कंसो अदर इक्विटी में लेस हो जाएगा, यूआरपी। आप चाहिए तो रेफरेंस दे देना, हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में डिस्कशन किया है इसका। तो दोनों जगह से मैंने लेस कर दिया ताकि मैं भूलूं नहीं। क्लियर क्या? यस, चलो सही हो गया अभी सब कुछ। क्या मुझे आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे सकते हो क्या? और कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। 1 लाख प्लस 10 प्लस 99,600 माइनस 4,000, मेरे ख्याल से आ रहा है 2,05,600, 2,05,600। सबको समझा ये वाला पार्ट क्या? चलो क्या मांगिए? बैलेंस शीट बना ले क्या? बना लेते सर, आ जाओ। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड, ईयर एंड का पूछा रहेगा मेरे हिसाब से, एज ऑन 31 मार्च 24। एज ऑन 31 मार्च 24, ठीक है। अ गुड क्वेश्चन फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब बहुत कुछ सीखने मिलता है इस क्वेश्चन के अंदर अपने को। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलो हो सके क्वेश्चन खुला रखो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे देखते हुए चलो। सबसे पहले पी, अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब मैं कंसोलिडेट करूंगा तो क्या मैं एच प्लस एस ये तो करूंगा ही, क्या मैं ए को भी ऐड कर दूं क्या येडे की तरह? क्या मैं येडे की तरह ए को भी ऐड कर दूं क्या? कर मत देना, कर मत देना, लफड़े हो जाएंगे भाई पूरे पूरे। हाँ सर नहीं करेंगे, बोलो क्या करेंगे? हवन कराएंगा, हवन कराएंगा, हवन कराएंगा, हाँ ये कर मत देना भाई, पहले बता, लफड़े हो जाएंगे पूरे पूरे, ठीक है। वो सिली मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। सबसे पहला आपका असेट्स है, असेट्स में आएगा नॉन करंट असेट। ध्यान रखना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आपको चाहिए तो मैं लिखाता हूँ, और सुनो मेरी बात, तो मैं ना कंफ्यूजन नहीं करो इसलिए आपको लिखाता हूँ। इधर आओ, एक चीज लिखाता हूँ, सुनो। एच एस था ना उसका नाम, एच, एच का ऑल असेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, अदर इक्विटी, बराबर। जो एस एस, एस का ऑल असेट एंड लाइबिलिटीज, एस का अपन अदर इक्विटी कैपिटल नहीं लेते, बराबर। और ए का सिर्फ इन्वेस्टमेंट का वैल्यू एज पर इक्विटी मेथड। देखो अगर तुमने ये मंत्र याद कर लिया ना, ये बहुत खतरनाक तुमको चीज लिखा दिया भाई मैंने, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई, एक के है भाई साहब, ये ध्यान रहेगा तो मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। तो अब इसी बात पे आ जाओ, पीपी में क्या है, 5,50,000 4,80,000, तो 5.5 लाख प्लस 4.8 लाख कितना आएगा? 10,30,000, ठीक है। उसके अलावा फिनेंशियल असेट, उसमें है इन्वेस्टमेंट। अब देखो आपको पता है ना, सीएफएस में सब्सिडी का जो इन्वेस्टमेंट है वो एलिमिनेट हो जाता है, बराबर। जो एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख पे नहीं दिखेगा, वो एज पर इक्विटी मेथड दिखेगा, बराबर। इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड ये दिखेगा एज पर इक्विटी मेथड। ये हमको ऊपर से निकल गया था ना, वैल्यू कितना है? 2,05,600। वेरी गुड आंसर। फॉर्मेट इनका कॉपी करो मस्त टकाटक, इन्होंने प्रॉपर फॉर्मेट में दिया हुआ है ना, कॉपी करना है बस और कुछ नहीं करना है। ये हो गया, फिर आएगा करंट असेट्स आपका, मैं कुछ भूल जाता तो बता देना मुझे, ठीक है। फिर आएगा करंट असेट्स, उसमें पहला है इन्वेंटरी, सिर्फ 2 का लेंगे। पेरेंट का कितना है? 485, सब्सिडरी का 382,500, 4,85,000 प्लस 382,500। अब इसमें एक लफड़ा पता है क्या करोगे आप बोलोगे सर वो यूआरपी था वो लेस करे क्या? कर मत देना। क्यों? इन्वेंट्री किसके पास पड़ी थी? मैंने क्या बोला? सेल के बाद ये इन्वेंट्री एसोसिएट के पास जा चुकी है, बराबर। एसोसिएट का इन्वेंट्री में टेक ओवर कर रहा हूं क्या? नहीं, इसका मैं 2 इफेक्ट दे चुका ऑलरेडी, कंसो पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री अगर मेरे पास होती, मतलब अगर ये बाई चांस अपस्ट्रीम होता, अपस्ट्रीम, तो आप इन्वेस्टमेंट कम करने के बदले इन्वेंटरी कम करते, क्योंकि इन्वेंटरी मेरे पास पड़ी है, बराबर। लेकिन क्योंकि इन्वेंटरी मेरे पास नहीं है, एसोसिएट के पास है, एसोसिएट का इन्वेंटरी में नहीं दिखा रहा हूं,
तो इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट कम किया। एक बात याद रखो, इन्वेंट्री अगर मेरे पास होती, उल्टा होता, ये इन्वेंट्री मेरे पास होती तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं इन्वेंट्री कम करता। इन्वेस्टमेंट तो कम होता, इन्वेंट्री भी कम होता। वैसा वो अपन देखे यार उसमें अंदर, वो मैंने इंडेक्स 28 में पता है क्वेश्चन करा था, इलेक्शन 13 एंड 14, वहां जाकर देख लेना नहीं समझा तो। ठीक है, अभी फिलहाल इस पर फोकस करना, तो इन्वेंट्री मत गिराना। तुमको मैं दिखा देता हूँ, इधर लिख देता हूँ मैं, तुम भाई कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए लिखो। डोंट रिड्यूस यूआरपी एज inventory is with associate and we are not recording inventory of associate. Don't reduce URP as inventory is with associate and we are not recording inventory of associate. ठीक है, ध्यान रखना है बात का। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका इन्वेंट्री कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 867,500। थैंक यू फॉर द आंसर, 867,500। उसके अलावा और क्या है आपके पास? है फाइनेंशियल असेट्स, उसमें सीसीई है और ट्रेड रिसीवेबल्स है। सीसीई कितना है आपका? 89 प्लस 98 बराबर कितना आएगा? वेरी गुड, 1,87,000। उसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल्स 395 और 3,05,000। अच्छा, वो ट्रेड रिसीवेबल में लेस करूं क्या? कर मत देना, अपन ने डिस्कस किया हुआ है ना, वो इंटर कंपनी नहीं है भाई। तो ये आपका हो जाएगा, ये होगा 4 लाख, 7 लाख हो जाएगा मेरे हिसाब से ये। ठीक है, यस करेक्ट मीत, तो कर देते अपन करेक्ट। चलो ये हुआ। अब मुझे लाइबिलिटी वाला साइड करना है, वो मैं नीचे कर लेता, थोड़ा सा जगह नहीं है मेरे पास। चलिए पूरी बैलेंस शीट ही मेरे को नीचे ले लेनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। दे रहा है दूसरा है, दे रहा है दुरुस्त है, दुरुस्त। चलो कितना आ रहा है? 299। अच्छा तुम लोग कितने अच्छे लोग हैं रे। 299 0 100 ये आ रहा है क्या? ठीक है, देखते हैं अपन। अभी एक साइड आने से काम नहीं बनता ना, अगला भी आना चाहिए। ठीक है, इसमें आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इसमें आएगा पहला इक्विटी, इक्विटी में आएगा पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी और एनसीआई भी आएगा। इक्विटी कैपिटल ओनली पेरेंट का लेना, ओनली एच लिमिटेड का आएगा। बराबर कितना आएगा? ओनली एच का इक्विटी कैपिटल आएगा 5 लाख। 5 मतलब छोटा कोका कोला, 5 लाख। अब ये अदर इक्विटी के लिए अपन ने प्यारा प्यारा मीठा मीठा स्टेप नंबर 5 बना रखा है, इधर आओ। अरे स्टेप नंबर 5 क्लोज ही नहीं किया अपन ने, क्लोज करो, चलो क्लोज करो इसको, क्लोज। तो आएगा 9 लाख प्लस 1,75,000 माइनस 70 प्लस 10 प्लस 99,600 माइनस 4, 11,10,600 आ रहा है क्या? 11,10,600 कर दूं? 11,10,600 आ जाओ इधर। 11,10,600 ठीक है। एनसीआई स्टेप नंबर 3B, ईयर एंड का एनसीआई निकाल चुके हैं अपन, मेरे ख्याल से इट वाज 2,85,000, वो रिकॉर्ड कर लेना भाई, हो गया। फिर आएगा लाइबिलिटी। देखो लाइबिलिटी में क्या है, एक तो है अपने पास नॉन करंट में फाइनेंशियल लाइबिलिटी बोरिंग्स, कोई चेंज नहीं है उसमें। नॉन करंट में फाइनेंशियल लाइबिलिटी में बोरोइंग्स कितना है वो? 4 लाख प्लस 1,50,000। इट इज इक्वल टू 5,50,000। और करंट लाइबिलिटी में क्या है मेरे पास? फाइनेंशियल लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स कितना है वो मेरे पास? 379 प्लस 165,500। $5,44,500 लेके प्रभु का नाम लग जाओ काम पे टैली करने के लिए।
आओ भगवान जी बचा लेना हमको, ठीक है। हाँ चलो देखते हैं टैली करता है कि नहीं। 5 लाख प्लस 11 10 600 प्लस 2,85,000 प्लस 5,50,000 प्लस 544,500। जय माता दी, हो गया भाई साहब टैलीड। 299 0 100 29,90,100। मजा आ गया सर। मतलब अगर डिविडेंड निकाल दो पिक्चर से तो क्वेश्चन तो होता है। हाँ अगेन आई एम सेइंग होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ही इजी है। इजी है, लेंदी है ना। 3 घंटे में उसको लिमिटेड टाइम में करना है सब थिंग। तो वो ऑफकोर्स प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। एंड मैं आपको ये भी बोल दूं, एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड रहने का। देखो 100 मार्क का पेपर है, तुम कभी भी इस बात का रोना नहीं रो सकते कि एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया। आएगा ना भाई। 100 में से 20-30 मार्क्स का तो उन लोग पूछेंगे ना ट्रिकी। वो जो मैनेजेबल पोर्शन है वहां तुम्हारा फोकस रहना चाहिए, ठीक है। चलो तो ये अपना ऑल्टरनेटिव नंबर ए हो गया। पक्का समझता है? ये समझता है तो फिर मैं आऊंगा ऑल्टरनेटिव नंबर बी और सी पे, क्योंकि बी और सी में मैं सिर्फ एक एंट्री मरवाऊंगा और तुमसे सब सिखा दूंगा मैं तुमको। पहले बताओ ए वाला समझता है क्या? पक्की बात, पिंकी प्रॉमिस? एकदम प्रॉमिस है, ठीक है। चलो अब बी वाले पार्ट पे बात करें क्या, ऑल्टरनेटिव नंबर बी। आओ, आई होप गाइज आपको ए वाला पार्ट समझा। आई हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाई दिस टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल, ठीक है। मतलब जितना हो सकता है मैंने आपको एकदम ईजी करने का ट्राई किया हुआ है इसको, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अपन करेंगे बी वाला ऑल्टरनेटिव। बी वाला ऑल्टरनेटिव में क्या है, कंसिडर डिविडेंड एज डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड। मतलब मान लो कि डिविडेंड डिक्लेयर तो हो चुका है बट पे नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब डिविडेंड के जब एंट्री मारोगे तो आपकी एंट्री कुछ ऐसे बनेगी। सपोज डिविडेंड आपको पे करना है तो डिविडेंड एक्सपेंस टू कैशबैक मत करना, आप बोलोगे टू डिविडेंड पेएबल ऐसा। और जो पे कर रहा है उसके लिए वो एक्सपेंस नहीं, एक्चुअली वो रिजर्व से कम करेगा, ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो सेकंड वाले का ये मतलब है कि आपने डिक्लेयर कर दिया है, मतलब लाइबिलिटी अराइज हो गई, पे नहीं किया आपने अब तक। तो सर क्या फर्क पड़ेगा ये बताता हूं मैं आपको, बट इसके लिए ना आपको एक एडजस्टमेंट वापस पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले एच ने डिविडेंड 10% डिक्लेयर किया है, एस ने डिविडेंड 10% डिक्लेयर किया है और ए ने 15% डिक्लेयर किया है। सबका अलग अकाउंटिंग है। पहले एक और लाइन पढ़ना, डिविडेंड वर डिक्लेयर्ड but were not accounted for by all the companies in the books before the year end। डिविडेंड का अकाउंटिंग किसी ने भी अपने एसएफएस में नहीं किया है। देखो ये फर्क है। अपन ने जितने भी पहले वाले सीएफएस के क्वेश्चंस देखे हैं ना, जो आईसीआई के अपन ने पुराने पहले वाले क्वेश्चंस देखे जो अपने मॉड्यूल में है, जो प्रीवियस आरटीपी एमटीपी में, हर जगह पता है क्या प्रिजम्पशन होता था कि सब्सिडरी ने अपने एसएफएस में अकाउंटिंग कर दिया है, पेरेंट ने भी उसको अपने एसएफएस में रिकॉर्ड कर लिया है, तो सीएफएस में आके हम उसको एलिमिनेट करते थे। ऐसा कुछ याद है क्या? मैं आपको याद दिलाता हूं, सुनना वापस से। हर जगह जितने भी पहले क्वेश्चंस किए उसमें प्रिजम्पशन होता था कि सब्सिडी और डिविडेंड पे किया है, सब्सिडी ने अकाउंटिंग कर लिया है, सेकंड पेरेंट ने भी उसको अपने एसएफएस में रिकॉर्ड कर लिया है। तो फिर हम क्या करते थे, उसको एलिमिनेट करते थे। सर एलिमिनेट कैसे करते थे? तो मैं आपको एक रफ वर्क बताता हूं। पहले हम क्या करते थे, इन ऑल previously solved questions there was a presumption that subsidiary had recorded the dividend paid in SFS एंड ये मैं स्पेसिफिकली सब्सिडरी के डिविडेंड की बात कर रहा हूं। सब्सिडरी के डिविडेंड की बात कर रहा हूं मैं, जो सब्सिडरी डिविडेंड अनाउंस कर रहा है वो, द डिविडेंड विच इज गोइंग टू बी पेड बाय सब्सिडरी, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इन ऑल द प्रीवियसली सॉल्व्ड क्वेश्चन देयर वाज अ प्रिजम्पशन दैट सब्सिडरी हैज रिकॉर्डेड द डिविडेंड पेड इन एसएफएस एंड पेरेंट आल्सो हैज रिकॉर्डेड द डिविडेंड रिसीव्ड। तो इसलिए हम पहले पता है क्या करते थे, अगर आपका ये प्रिजम्पशन होता था तो अपन पहले ऐसा करते थे, सब्सिडरी के पोस्ट वाले रिजर्व्स में ऐड बैक करते थे।
बराबर, फिर 100% जितना भी वो डिविडेंड का अमाउंट है, फिर जितना भी पेरेंट का शेयर है वो हम कंसो अदर इक्विटी से लेस करते थे, और जितना भी एनसीआई का शेयर है वो हम एनसीआई के ईयर एंड के बैलेंस से लेस करते थे। अब देखो मेरे को मान के चलना पड़ेगा आपने पहले सीएफएस पढ़ रखा है। अब मैं वो ऐसा क्यों करते थे वो उस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, कंसेप्ट बता चुका मैं आपको, ऐसे करते थे ना। बट वहां कब ऐसा करना था, वेयर वी वर प्रिज्यूमिंग दैट सब्सिडी ने डिविडेंड पे करके रिकॉर्ड कर लिया है और पेरेंट ने भी उसको इनकम रिकॉर्ड कर लिया है, तो हम ये करते थे। इस बार ऐसा नहीं होगा, इन दिस क्वेश्चन ऐसा मत करना, नॉट टू बी डन इन दिस क्वेश्चन फॉर डिविडेंड बाय सब्सिडरी। मैं स्पेसिफिकली सिर्फ सब्सिडरी वाले डिविडेंड की बात कर रहा हूं। बाकी कंपनी के डिविडेंड का ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है, ठीक है, समझा। ये हम पहले करते थे, अब ऐसा नहीं करना। तो आप कैसा करना है सर, सुनो मेरी बात। अगर आप पहले रिकॉर्ड करते थे तो एलिमिनेशन की बातें आती थी, बराबर। अगर आपने पहले रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो क्या ये एलिमिनेट करने की बातें आएंगी वापस से? जब आप पहले रिकॉर्ड करते थे तो एलिमिनेट करने की बातें आती थी। इस बार जब आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो क्या एलिमिनेट करने की बात आएगी? द आंसर इज नो। जब आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो एलिमिनेट करने की बात नहीं आएगी। इसका मतलब क्या सर, कोई एंट्री नहीं आने वाली क्या? नहीं, एंट्री आएगी। देखो, इंटर कंपनी जो सब्सिडरी और पेरेंट के बीच में होता है वो एलिमिनेट होता है। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन जो पेरेंट और सब्सिडरी के बीच में होता है वो सब एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन जो सब्सिडरी और एनसीआई के बीच में होता है वो एलिमिनेट नहीं होता है, वो रहता है बुक्स में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कोई डिविडेंड पेएबल है, और मेरा मतलब पेरेंट का, और सब्सिडरी का, सपोज मेरा कोई डिविडेंड रिसीवेबल है और सब्सिडरी का डिविडेंड पेएबल है, तो मेरे और सब्सिडरी का हम एसेट लायबिलिटी एलिमिनेट कर देते थे। बट जो सब्सिडी और एनसीआई के बीच का है उसका एलिमिनेशन कभी नहीं होता है। तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा, एक तो लॉन्ग कट तरीका है कि क्योंकि आपने एसएफएस में रिकॉर्ड नहीं किया है तो पहले जाके सबके एसएफएस में रिकॉर्ड करो और फिर जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो फॉलो करो। बट वो लॉन्ग कट हो जाएगा, वो बहुत लॉन्ग कट हो जाएगा। वापस से पहला तरीका क्या है कि सब्सिडरी को बोलो भाई तू अपने एसएफएस में रिकॉर्ड कर, पेरेंट को बोलो तू अपने सीएफ एसएफएस में अपनी इनकम रिकॉर्ड कर, और फिर ये प्रोसीजर फॉलो करो। वो एगा लॉन्ग कट भयंकर, एगा शॉर्टकट। अब मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूं डिविडेंड को लेकर, ठीक है। डिविडेंड शॉर्टकट ये कब फॉलो करना है? जब डिविडेंड का ट्रीटमेंट बुक्स पे नहीं हुआ है तब, ठीक है। अब 3 कंपनी के डिविडेंड की बात करेंगे, 3 कंपनी का। मैं पहले जो मेन कंपनी उसकी बात करूंगा, सब्सिडरी का है, ठीक है, मेन सब्सिडरी है। तो पहले डिविडेंड बाय सब्सिडरी, ठीक है। सीधा मैं सीएफएस की बात कर रहा हूं। सीएफएस में क्या इंपैक्ट रहेगा? इंपैक्ट इन सीएफएस मैं नेट एंट्री बता रहा हूं आपको, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या रहेगी? मान लो सिर्फ एनसीआई वाला रिकॉर्ड करना है, बराबर। तो एनसीआई को आप जो भी डिविडेंड दोगे तो बोलना एनसीआई अकाउंट डेबिट टू, हमने क्या माना है ऑल्टरनेट नंबर बी में, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड, तो आप बस टू कैश बैंक मत करना, टू डिविडेंड पेएबल कर देना। अब देखो मैं चाहूँ तो इसके ऊपर बहुत राम कथा डिस्कस कर सकता हूँ वापस से कि ऐसा पहले रिकॉर्ड करेगा, एलिमिनेट करेगा तो नेट इफेक्ट ये रहेगा, बट मोटा मोटी ये आने वाला है। एग्जाम में टाइम नहीं होगा उतना सब दिमाग खराब करने का, समझा। तो अगर तुमको ट्राई करना है तो घर पे खाली बैठो तो कर लेना, पहले एसएफएस में इंपैक्ट ले लो, फिर सीएफएस में लिमिट कर लो, तो भी सेम नेट इफेक्ट आएगा। उस अच्छा इतना रिकॉर्ड कर लो। कितना है सब्सिडी का डिविडेंड कितना था, अब एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। मैं इधर हेडिंग दे दूं क्या, ऑल्टरनेट नंबर बी, रुकना इसको भी नीचे ले आते और बोलते हैं ऑल्टरनेट बी। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट पे, ठीक है, ये वो अल्टरनेटिव है। अच्छा, सब्सिडी का डिविडेंड का अमाउंट कितना है? बोलते हैं 10%। 10% हमेशा किसका लोगे? शेयर कैपिटल का लेना,
बराबर क्या? तो एनसीआई का कैसे निकालोगे आप? डिविडेंड बाय सब्सिडरी इज हाउ मच? डिविडेंड बाय सब्सिडरी इज 2 लाख का 10%, इक्विटी शेयर कैपिटल उसका 10%, तो आएगा 20,000। बट एनसीआई का शेयर कितना है? तो 20,000 इंटू 30%, ये है आपका डिविडेंड अमाउंट और ये है एनसीआई का शेयर। तो मेरे ख्याल से आएगा 6,000 6,000, तो इट विल बी 6,000 एंड 6,000। तो सीएफएस में नेट इंपैक्ट, सीएफएस में डिविडेंड का नेट इंपैक्ट सिर्फ इतना रहेगा कि एक तरफ आपका एनसीआई जो है वो कम हो जाएगा और एक तरफ लाइबिलिटी एक क्रिएट करनी है आपको डिविडेंड पेएबल की। पहला एक ये तरीका है। सेकंड तरीका क्या है? एसएफएस में जाके पहले सब्सिडरी के डिविडेंड रिकॉर्ड करो, पेरेंट के इनकम में बुक करो और फिर ये वाला फॉलो करो, वो लॉन्ग कट हो जाएगा। तो नेट ये फॉलो कर लो, ठीक है। दूसरा, और डिविडेंड किसने पे किया था? बाकी दोनों का डिविडेंड बड़ा सिंपल है, सुनना। एक और डिविडेंड पे किया था, डिविडेंड पेड बाय पेरेंट। अच्छा, जो पेरेंट ने पे किया, पेरेंट ने डिविडेंड सब्सिडरी को नहीं पे किया, पेरेंट ने डिविडेंड अपने होल्डर्स को पे किया है। तो ये जो डिविडेंड पे करेगा उसका इंटर कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग है। तो इसका कैपिटल कितना था भाई? इसका कैपिटल वाज 5 lakhs। तो इसने पे किया होगा 5 lakhs का 10%, 50,000। डिविडेंड की नॉर्मल एंट्री क्या होती है? आप बोलते हो कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, आपके रिजर्व्स कम होते हैं डिविडेंड एक्सपेंस की वजह से। टू, हम क्या मान रहे हैं? यहां हमने डिविडेंड पे नहीं किया है, तो आप बोलोगे टू डिविडेंड पेबल। टू डिविडेंड पेबल कितना? 50,000, 50,000। इसका इंपैक्ट क्या रहेगा? आपका कंसो अदर इक्विटी घटेगा, लेस होएगा और डिविडेंड पेबल एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। टेंशन मतलब मैं सारा इंपैक्ट बैलेंस शीट पे क्या रहेगा दिखाऊंगा, बहुत सिंपल है। उसके बाद तीसरा है डिविडेंड बाय एसोसिएट। अब देखो, एसोसिएट ने जो डिविडेंड बांटा उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, उससे मेरे इक्विटी मेथड पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखना है। एसोसिएट ने जो डिविडेंड बांटा उससे मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मेरे को सिर्फ ये देखना है मेरे इक्विटी मेथड के इन्वेस्टमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। आपको पता है ना, मैंने बताया था डिविडेंड इज लाइक अ रिकवरी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, बराबर। तो उसकी एंट्री क्या रहती है? अगर पैसा आ गया तो आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, अगर पैसा नहीं आया तो बोलेंगे डिविडेंड रिसीवेबल टू इन्वेस्टमेंट। सिंपल। वापस से, एसोसिएट ने डिविडेंड बांटा, उसका मेरे सीएफएस पे क्या इंपैक्ट है? पेरेंट बोलेगा मैं देखूंगा मेरे इन्वेस्टमेंट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है बस, क्योंकि एसोसिएट का अपन सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहे। जैसे सब्सिडी का क्या करते हैं, सब्सिडी का अपन सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए अपन देखते हैं कि सब्सिडी ने लायबिलिटी बुक की तो मेरे को भी लायबिलिटी बुक करनी पड़ेगी, सब्सिडी लायबिलिटी बुक की मेरे को भी बुक करनी पड़ेगी। एसोसिएट में ऐसा नहीं है, एसोसिएट में आई एम ओनली कंसर्न विद माय शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, बराबर। मेरा इन्वेस्टमेंट पे क्या इंपैक्ट है? तो इट इज डिविडेंड रिसीव्ड इज लाइक अ रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेस करते हैं ना आप इन्वेस्टमेंट से, तो एंट्री क्या है? पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, पैसा नहीं आया तो डिविडेंड रिसीवेबल टू इन्वेस्टमेंट। सिंपल। तो इधर आ जाओ, डिविडेंड बाय एसोसिएट, बराबर। इधर चाहिए तो नोट लिखा दूंगा एक, पहले एंट्री लिख लो फिर नोट लिखाता हूं। जर्नल एंट्री हमने क्या माना है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड, पैसा नहीं आया, तो आप बोलोगे डिविडेंड रिसीवेबल टू इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड। अच्छा, ए ने कितना डिविडेंड बांटा भाई? 1 लाख का 10%, बट मैं सब कुछ मेरे शेयर जितना ही करूंगा, दैट इज माई शेयर इन एसोसिएट 40%। 4,000। इसका इंपैक्ट क्या रहेगा? आपका इन्वेस्टमेंट गिरेगा और बैलेंस शीट में डिविडेंड रिसीवेबल आप बुक करोगे, ये इसका इंपैक्ट रहेगा। अब आप सोचो, ये एंट्री बेचारे बच्चे को एग्जाम में क्लिक होने वाली है क्या? सवाल ही नहीं उठता है। और ये 15% है डिविडेंड, सॉरी 15% है सर 15% है सर, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, इट इज 15%। तो ये 6,000 हो जाएगा फिर। हाँ, तो बेचारे बच्चा पहली बार में तो कहां से क्लिक करेगा ना, ये तो पहला असम्पशन अच्छा था उसके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर अभी यार सीख रहे हो तो पूरा सीख लो ना अच्छे तरीके से। ऐसा सबको पहले एंट्री समझिएगा, ये एंट्री समझिए ना, इंपैक्ट बड़ा सिंपल है। वो बैलेंस शीट ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे बनेगी बैलेंस शीट। बाकी तुमको समझा गया ये वाला पार्ट? पक्का? ठीक है, क्लियर है ना ये वाला पार्ट? ठीक है, इसमें नोट लिखा दूं एसोसिएट में।
वी डू नॉट कंसोलिडेट asset and liability of associate. We do not consolidate asset and liability of associate. Therefore, liability of dividend payable is not recorded in CFS. We just record R मतलब H Limited's share of dividend receivable. We do not consolidate asset liability of associate. बराबर. Therefore, liability of dividend payable is not recorded in CFS. We just record our share of dividend receivable. कृष्णा ने एकदम करेक्ट बोला है सर. कृष्णा ने पूछा सर बेसिकली मतलब पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी है. एकदम सही. बस फर्क इतना है सब्सिडरी वाले केस में हमको ये एंट्री भी मारनी पड़ती है बिकॉज सब्सिडरी का हम सब कुछ टेक ओवर करते हैं. सब्सिडरी को बोलते हैं जो तेरा है वो मेरा. तो अगर कोई चीज सब्सिडरी को पे करने लाइबिलिटी है तो हम भी टेक ओवर करेंगे उसको, ऐसा सीएफएस में. बस क्लियर है वाला पार्ट. ये इंपॉर्टेंट है यार, ये समझाने में एनर्जी आती है अपने को. एनर्जी यहाँ लगती है. अब है ना, मैं पता है क्या करूँगा, आपके लिए काम आसान करूँगा. अगर मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ना तो आपको कभी भी इंपैक्ट दिखेगा ही नहीं. अब देखो मैं क्या मस्त काम करूँगा, सुनो. अब आप देखना सिर्फ स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 5, ये पूरा कॉपी. ठीक है. अब है ना आपको पूरा इंपैक्ट समझेगा कि कैसा इंपैक्ट लेना है इसका. डन. इधर किया पेस्ट, डिलीट. अब ये मैं पूरा क्वेश्चन करूंगा एज पर ऑल्टरनेटिव नंबर 1, जिसमें ऑल्टरनेटिव नंबर 2, स्टेप नंबर 1 था पीसी 70%, 5,60,000 था. अब है ना सुनना, आप करो मत, आप देख लो, कॉपी आप आराम से बाद में कर लेना घर पे, इसी बहाने प्रैक्टिस भी हो जाएगी थोड़ी सी. अब देख लो ये जो एंट्रीज है ना, बस इसका इंपैक्ट सोल्यूशन में लेना है. ऑल्टरनेटिव नंबर बी में ये जो एंट्रीज है बस इसका इंपैक्ट सोल्यूशन में लेना है. कहां का इंपैक्ट आएगा? एक इंपैक्ट आपके एनसीआई में आएगा, बराबर. एक इंपैक्ट आपके अदर इक्विटी में आएगा और एक इंपैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड में आएगा. बाकी दूसरे इंपैक्ट 2 डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड रिसीवेबल. मैं इंपैक्ट लेता हूं, सुनो मेरी बात एक एक करके. सबसे पहले क्या मेरा पीसी बदलेगा? नहीं सर. क्या मेरा आईएनए बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा सर. पहला इंपैक्ट एनसीआई में था, तो मेरा एनसीआई कैसे बदलेगा देख लो. अब जो बदलेगा ना मैं उसको एक अलग पेन में लिख लेता हूं. कौन सा पेन ले लूं मैं? दिखना चाहिए वैसा पेन लेना है. नहीं ये दिखेगा नहीं. मैं इसको है ना ऑरेंज पेन में ले रहा हूं, ऑरेंज पेन में. ठीक है, आई होप वो विजिबल होगा तुमको. लेस डिविडेंड बाय सब्सिडरी कितना अमाउंट था? अब डिस्कशन पूरा कर चुके, सिर्फ अमाउंट का इफेक्ट लेना है. तो इट विल कम टू 2,79,000 हो जाएगा अभी आपका एनसीआई. जो भी चेंज है वो मैं इस पेन में लूंगा, ऑरेंज पेन में. आई होप इट इज विजिबल. ठीक है, ये पहला. तो मैंने एक इंपैक्ट ले लिया, जो लिया उसको टिकी मार देंगे अपन, ले टिकी. उसके बाद फिर कंसो अदर इक्विटी डिविडेंड एक्सपेंस 50,000 से कम होना चाहिए मेरा, क्योंकि पेरेंट ने बांटा डिविडेंड. ठीक है, तो बाकी सब कुछ सेम है, बाकी गुडविल में कोई चेंज नहीं है. सिर्फ जो कंसो अदर इक्विटी है इसमें एक और एडजस्टमेंट आ जाएगा. ठीक है, वो एक्चुअली पेरेंट का एडजस्टमेंट है, तो मैं इसको थोड़ा नीचे खींचूंगा. ठीक है, और लिखूंगा लेस डिविडेंड बाय पेरेंट 50,000 रुपया. मेरा फाइनल अमाउंट विल चेंज ना. कितना हो जाएगा फाइनल अमाउंट देखो? 9 लाख माइनस 50. अच्छा, जितना पहले था 11,01,600 था मेरे ख्याल से. पहले अमाउंट कितना था रे अपना? पहले अमाउंट था 11,10,600 था, सॉरी. तो 11,10,600 था, उसमें से 50,000 और कम हो जाएगा. तो इट विल बी 10,60,600. ये चेंज है आपका, बराबर. ये आपका नया आ गया. ये मेरा दूसरा इंपैक्ट भी हो गया. ठीक है, उसके अलावा और क्या था इफेक्ट? एक था आपका इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड कम होना चाहिए, बराबर. आओ ना कम करते हैं. सर इसके सेकंड इफेक्ट कहां लोगे? बैलेंस शीट में लूंगा. सबका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लूंगा. पहले मैं सिंगल इफेक्ट दे रहा हूं. तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट है यूआरपी के बाद खत्म हो गया था ना. आप सिर्फ देखो, आप लिखो मत. आप लिखोगे कब? घर पे प्रैक्टिस करते समय. तो हम बोलेंगे डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट
क्या थे, 1 लाख इंटू 15% इंटू 40% था 6,000। तो आपका ये वैल्यू गिर जाएगा। पहले इट वॉज 25,600 माइनस 6,000, इट विल कम टू, इट विल कम टू 199,600। ये तीसरा चेंज। तो तीनों डिविडेंड का एक एक इफेक्ट मैंने ले लिया। सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट पे, ठीक है। चलो अब जब बैलेंस शीट बनाओगे तो कौन से अमाउंट चेंज होंगे? सबसे पहला मेरा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 199,600। उसके अलावा मेरा और क्या चेंज होएगा? एनसीआई और अदर इक्विटी, ये दो चेंज होएगा। अदर इक्विटी हो जाएगा 10,60,600 और एनसीआई हो जाएगा 2,79,000 बराबर। उसके अलावा और क्या चीजें आनी चाहिए? सबके सेकेंड इफेक्ट क्या थे? दो था आपके पास डिविडेंड पेबल, यू हैड 2 डिविडेंड पेबल्स, तो एक 6,000 और एक 50,000, टोटल हो गया 56,000 डिविडेंड पेबल। और एक था डिविडेंड रिसीवेबल 6,000 रुपए का। नेट मत कर देना, वो आपस का नहीं, अलग अलग है वो सारे, ठीक है। तो डिविडेंड रिसीवेबल असेट साइड में एक लाइन छोड़ा है क्या मैंने? किधर तो जगह होगी, एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं है जगह, थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूं, ठीक है। डिविडेंड रिसीवेबल 6,000 और एक तरफ आपका आ जाएगा डिविडेंड पेबल 50,000 प्लस 6,000, इट वॉज 56,000। अब जब मैं ऐसे करता हूं तो लेट्स सी इफ इट टैलीज और नॉट, ठीक है। मेरा पीपी है 10,30,000 प्लस 199,600 प्लस 867,500 प्लस 1,87,000 प्लस 7 लाख प्लस 6,000। तो ये सेम अमाउंट पे टैली होता है, सेम अमाउंट पे 2,99,0,100। लेट्स सी नीचे वाला 5 लाख प्लस 10,60,600 प्लस 2,79,000 प्लस 5,50,000 प्लस 544,500 प्लस 56,000 2,99,0,100। तुम समझे? अब देखो ये क्वेश्चन लेंदी पता है क्यों लग रहा है आपको अभी? क्योंकि मैं अभी केस 2 डिस्कस कर रहा हूं ना। एग्जाम में दोनों थे ना करना, तो कोई भी एक करना था। तो ये सीखने का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा चीज है। सबको समझा क्या? मैंने जानबूझ के ऑरेंज में लिखा है ताकि जब आप रिवाइज करो आपको दिखे ना क्या क्या चेंज हुआ इसकी वजह से। पूरा सोल्यूशन तो ना चेंज होने वाला है, तो वो दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा हाँ इतना ही चेंज है मेरा। तो ये एंट्रीज आर इंपॉर्टेंट। सर अब तो ऑल्टरनेटिव नंबर सी बाकी है। सी तो बहुत चिंदी है, सी तो बहुत चिंदी है। सुनना, अब मैं पूरा बी कॉपी करूंगा। चलो मैं सी की बात कर लेता हूं, इधर आ जाओ। ऑल्टरनेट नंबर सी, ऑल्टरनेटिव सी क्या बोलता है? बोलता है फर्क इतना है बस कि उसमें डिविडेंड डिक्लेयर्ड और पेड दोनों है। डिक्लेयर भी है लेकिन पेड है बस। डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड। अब चलो मैं देखता हूं कि तुमको आता है कि नहीं आता। अगर इसका जवाब तुमने दिया मतलब यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन होली एंड सोली, ठीक है। एंट्री सेम रहेगी, सिर्फ एक चीज चेंज होगा, बताओ क्या? ये ऑल्टरनेटिव नंबर बी है ना, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा पूरा। ओनली वन थिंग विल चेंज। इफ यू कैन टेल मी व्हाट विल चेंज, मैं मान जाऊंगा आपको समझ गया। बताओ क्या? वेरी गुड आंसर, सुनना ना। बताओ क्या चेंज होएगा? वेरी गुड आंसर। जहां जहां आपने पेबल कर रखा है ना, जहां जहां आपने पेबल कर रखा है बराबर, बस ये कट के पता है क्या हो जाएगा? ये कट के आपका बैंक हो जाएगा। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड रुचि, वेरी गुड शशांक, हिमेश, वेदाश्री, सार्थक, शोभना, वेरी गुड, वेरी गुड मीत। बस ये पेबल जो है ये कट के हो जाएगा बैंक। ये जो रिसीवेबल है ये कट के हो जाएगा बैंक। इसका मतलब इसकी बैलेंस शीट इज सेम, पूरा वर्किंग, ऑल वर्किंग्स आर सेम एज ऑल्टरनेट। इसका मैं बोलूंगा ऑल स्टेप्स एंड वर्किंग्स। देखो जो फर्स्ट इफेक्ट है वो तो सेम रहा, फर्स्ट इफेक्ट तो सेम रहा, वो तो चेंज नहीं होगा। तो ऑल वर्किंग आर सेम एज
ऑल्टरनेटिव बी, व्हाट विल चेंज, बैलेंस शीट विल चेंज। अब आता हूं बैलेंस शीट के डिस्कशन पे, रुको। इसको किया कॉपी, इधर लाके किया, कॉपी हुआ ही नहीं, रुको, इसको किया कॉपी, इधर लाके इसको किया, अरे पेस्ट हो जा राजा। चलो मेरे को होली एंड सोली कॉपी करना पड़ेगा क्या, अब होएगा ना पेस्ट, पेस्ट, ये ले, बताओ क्या होएगा, डिविडेंड रिसीवेबल निकल जाएगा, बराबर, उसके अलावा डिविडेंड पेबल निकल जाएगा। सिर्फ एक चीज चेंज होएगी बैलेंस शीट में, बताओ क्या, रिसीवेबल निकल गया, पेबल निकल गया, सिर्फ बैंक एडजस्ट होना चाहिए। बैंक में नेट इम्पैक्ट कितना आना चाहिए एक्स्ट्रा, तो 6,000 कम होएगा, 50,000 कम होएगा, 6,000 बढ़ेगा, बस। तो अपना जो कैश बैंक था, कैश बैंक, ये आपके लिए भयंकर बन जाएगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका अमाउंट विल चेंज, बराबर। इसका अमाउंट क्या होएगा चेंज, जितना भी था वो तो ठीक है, उसमें आप बोलते ना थोड़ा अलग पेन से करना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा लेस 6,000, लेस 50,000, ऐड 6,000। अब क्यों ऐड किया, इसका सोर्स जनरल एंट्री में जाके देखना, मतलब नेट नेट आपको 50,000 से गिराना है, तो आपका होएगा 89 प्लस 98 माइनस 50, नेट में गिराया तो आपको जवाब आएगा 1,37,000। दिस इज इंपॉर्टेंट ईयर। अच्छा, मैं इसको ऑरेंज में नहीं, कोई दूसरे पेन से लिखता हूं ताकि वो मैं दिखा पाऊँ उसको रेड हाईलाइट में। Only cash bank is changing, only this will change, rest everything is same. Of course tally amount will also change, tally amount अब इस पे नहीं होगा, तो आपको निकालना पड़ेगा नया tally amount। मैं कर लूँ 10,30,000 प्लस 199,600 प्लस 867,500 प्लस 1,37,000 प्लस 7,00,000, 29,34,100 मेरे ख्याल से मेरे को जवाब आ रहा है 29,34,100, 29,34,100, 29,34,100। सर चेक तो कर लो, ऐसे लिख दिया आपने, चेक कर लेता हूँ। 5,00,000 प्लस 10,60,600 प्लस 2,79,000 प्लस 5,50,000 प्लस 544,500, 29,34,100, डन। दिस इज ओवर, दिस क्वेश्चन इज ओवर। मजा आ गया भाई अपने को, ठीक है। ये क्वेश्चन का पीडीएफ में डाल दूंगा आपके लिए, आपके उस पर डाल दूंगा, मैं बोर्ड नोट्स वगैरह में डाल दूंगा पीडीएफ इसका क्वेश्चन का, आपके पास नहीं होगा ना किताब में तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अगेन आई विल जस्ट रिपीट, टेंशन मत लेना ऐसे क्वेश्चंस का, ऐसे क्वेश्चन को सीखने का इस क्वेश्चन से, ठीक है, कि हम नया क्या सीख के जा रहे हैं। ये लोड मत लेना कि अभी मेरे एग्जाम में आया तो क्या होगा, अब तेरे एग्जाम में आया तो देखो तो आता है, अगर तेरे एग्जाम में कुछ नया आया तो कैसे डील करना है, मैंने क्या बताया, जो अच्छे से आता है ना पार्ट उसको पहले कवर करना, ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में करना। मैं बताऊं, चलो तुमको क्वेश्चन नहीं आता हो, क्या तुम बेसिक पीसी लिख के आ सकते थे, क्या तुम बेसिक टाइम ये सब आईने वगैरह कर सकते थे, बराबर। चलो डिविडेंड तुमसे नहीं हुआ, तो उसके बाद जब आप सीएफएस बनाने को आओगे, सीएफएस, तो उसमें जिस अमाउंट में चेंज नहीं है वो तो लिख सकते थे ना आप, जैसे पीपी में कोई चेंज नहीं है वो लिखने का, इसमें कोई चेंज नहीं है, अरे बेसिक बेसिक तो लिखो। 14 मार्क का क्वेश्चन है, 4 तो मिले, और थोड़ा बहुत आता तो 7 तो मिले, और अच्छे से आएगा 10 तो मिले, ऐसा दिमाग लगाने का एग्जाम में। तुम क्या है, तुम है ना, या तो इसको पहले कर लेते हो तो फंस जाते हो, है ना, या फिर तुम उसको बोलते हो करते ही नहीं हो तो फंस जाते हो। करने का जितना अपने लिमिट, जैसे इक्विटी कैपिटल सिर्फ एच का आएगा ना भाई, इसका आधा मार्क होता है, ये सबका आधा मार्क होता है, ऐसा, ठीक है। तो कभी भी आपके अटेम्प्ट में भी ये छोड़ के भी कोई नया क्वेश्चन दिख जाए किसी भी चैप्टर का, तो यू नो हाउ टू डील विद इट, जस्ट ट्राई टू स्कोर सम मार्क्स इन दैट, और जो अच्छा पार्ट है आपके पेपर में निकालना है अपने को उसमें, ठीक है। चलो, तो इसी बात पे आई विल रैप अप द सेशन। आई होप दिस वाज हेल्पफुल, मैंने बेस्ट ट्राई किया इसको मैं समराइज करूँ आपके लिए। आप वापस से अगर आईसीआई का रिफर करोगे कुछ नहीं समझेगा, आपको बहुत ट्रिकी है, वो समझेगा बट बहुत समझ आएगा। तो अगर ये समझ गया तो इट इज़ डन। बहुत मेहनत से मैंने इसका समराइजेशन लाया था भाई, मेरे को भी, मैं सच्ची बोलूँ, मुझे भी करते करते, जैसे मुझे समझ तो गया था सोल्यूशन इनका, बट इसको इस लेवल पे लेकर आना कि मैं एक एंट्री में कैसे बिठाऊँ इसको, कि भाई ये एंट्री मारी और टैली हो गया नेट करके, तो वो करने में मुझे भी बहुत समय गया था, ठीक है। तो आई होप दिस एफर्ट इज हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। बाकी आपके पास कोई दूसरा मेथड है, सेम आंसर आता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय। एंड इसी बात पे के भाई साहब